विश्लेषण कुंडली का, तो आप 1 से लेके 108 के बीच में एक नंबर लिखते रहें। देखिए, मैं राहुल की कुंडली पे जो चर्चा कर रहा था, तो उनकी कुंभ लग्न की कुंडली है। इनके पंचम भाव का स्वामी बुध है और बुध तीसरे भाव में स्थित है, तो संकेत देता है कि प्रेम जीवन में मित्रता से शुरू होगा इनका। पहले दोस्ती, फिर लगाओ, फिर इमोशनली जुड़ाव। परंतु यह एक कार्मिक संकेत है। नवम भाव में इनके राहु और चंद्रमा, सूर्य का प्रभाव है। राहु और चंद्र का संबंध इमोशनली भ्रम देता है। ये बंदा अचानक प्रेम में पड़ेगा, बहुत गहराई से जुड़ेगा, लेकिन डिसीजन नहीं ले पाएगा। इनके जीवन में जो भी प्रेम आएगा वो बहुत तीव्र आएगा। मानसिक उतार चढ़ाव, ब्रेकअप। सप्तम भाव इनका सिंह राशि का है, तो सप्तमें सूर्य नवम भाव में स्थित है। यह जीवन साथी आत्मसम्मानी, इंडिपेंडेंट विचारों वाला होगा, मजबूत पर्सनैलिटी वाला होगा इनका। प्रेम विवाह के संबंध का योग कम है इनके। अभी यहाँ पे कुंडली आई है वैशाली नैयर, वैशाली नैयर, इनकी भी देख लेते हैं। इनका सवाल बिजनेस, ये बहुत अच्छी कुंडली है, बिजनेस के ऊपर भी बात करते हैं। मैं आपकी कुंडली को फीड करता हूं, और आपको ज्यादा वो करना है तो मुझसे जुड़ना है तो माय ज्योतिष ऐप पे आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। माय ज्योतिष ऐप वर्षों से लोगों की सेवा कर रहा है। अमर उजाला का माय ज्योतिष ऐप है, कोई ऐसा वैसा ऐप नहीं है। ये लोगों को बिजनेस से रिलेटेड, प्रेम संबंध से रिलेटेड, विवाह से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, कुंडली के द्वारा सभी समस्याओं का समाधान यहाँ पर हमारे और भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मैं ही नहीं हूं। इस पे माय ज्योतिष ऐप पे एक से एक और बैठे हैं। अब विशाली नैयर की बात करते हैं। इनका सवाल है बिजनेस को लेकर। बाईस अगस्त 1973, टाइम है इनका 11:30 सुबह। लुधियाना। इनका सवाल है बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है। बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम है। अब इनको मैं एक ही जवाब दूंगा। इनका उपाय मैं इनको बता रहा हूं। इन्होंने उपाय पूछा है मुझसे, तो मैं उपाय ही बताऊंगा। देखिए विशाली जी, आज गुरु का प्रभाव कमजोर है आपकी कुंडली में भी। सबसे पहले तो आपको ओम नमः शिवाय का जाप जरूरी करना है, और आपको गुड़ का दान करना है। आप गुड़ का दान करें थर्सडे को और संडे को, आपके बिजनेस में सुधार आएगा। आप विशाली जी सुन रहे होंगे, मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको मुझसे संपर्क करना है तो माय ज्योतिष ऐप पे करिए, आगे पूरी डिटेल में आपको बता दूंगा। आपको इस टाइम पे शनि की महादशा चल रही है 2019 से। आपका बिजनेस में वहां पे भी प्रॉब्लम आ रखी है, तो गुड़ का दान संडे को करना है बिजनेस के लिए। और शनिवार को आप तेल का दिया जलाएं पीपल के नीचे। शनि में केतु
चंद्र, ऑलरेडी ग्रहण योग का वो चल रहा है, शनि केतु मंगल का भी योग चल रहा है आपसे, आपका और भी परेशानी आ जाएगी बिजनेस में, तो आप ये करें। हाँ जी, तेजस पारकर, बद्रीनाथ डायरेक्टर, डेट ये पैलेस खापोली रायगढ़ महाराष्ट्र। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कब बढ़िया होगी, शादी कब होगी, पार्टनर कैसी होगी, उपाय बताएं गुरुजी। देखिए, मैं आपने सवाल लिखे हैं यहाँ पर 3, आप एक सवाल का जवाब मुझसे पूछ सकते हैं, आप एक सवाल के जवाब मैं दूंगा आपका, आपके एक सवाल का जवाब दूंगा मैं। आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हैं, एक सवाल का जवाब लीजिए। यहाँ पे 3 सवाल लिखे हैं आपने। बाकी अगर आपको ज्यादा जानकारी लेनी है कुंडली के बारे में तो आप माई ज्योतिष ऐप पे मुझसे संपर्क करें, आचार्य डॉक्टर सुशील चौहान से, मैं आपको वहां पे पूरी डिटेल दूंगा। आप 1 से लेकर 108 के बीच में एक नंबर लिखें। आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। कुंडली थोड़ा देख लूं, एक बार चेक कर लूं आपका। फाइनेंशियल कंडीशन कब ठीक होगी? ठीक है जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं। शिव शंभू, 26/1/1995 1:05 में खापोली रायगढ़ महाराष्ट्र। सबसे पहले तो तेजस्वी नमस्कार, आप माँ ज्योतिष ऐप पर जुड़े हो। मैं आचार्य डॉक्टर सुशील चौहान आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो आर्थिक स्थिति आपकी 2026 जून जुलाई से कुछ थोड़ा सुधार आना शुरू होगा आपकी आर्थिक स्थिति में। आपको शनिवार शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना है और गुरुवार को आपने स्वामी समर्थ को 5 बेसन के लड्डू चढ़ाने हैं। साथ ही साथ सोमवार को आपने शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाना है और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। और याद रखें, अगर आपको अपना बिजनेस सफल करना है तो राहु की शांति जरूर कराएं आप, ये आपके बिजनेस के लिए उपाय है, इनको याद करके करें। आपकी कुंडली में संघर्ष है, लेकिन इतने भी वो नहीं है कि संघर्ष के बाद सफलता ना मिले, आपको संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी निश्चित, आपको संघर्ष के बाद सफलता मिलेगी। तेजस जी, छब्बीस 1 ओम नमः शिवाय। 1:05 सुबह का जन्म है इनका, इसीलिए इनको उपाय भी बता दिया मैंने। खापोली रायगढ़ जी,
बता दिया है आपको, आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे। कविता जैन, विजयवाड़ा। जी कविता जी, आपका सवाल क्या है? अगर आप लोग यहाँ पे अपने एक एक सवाल लिखें और उनका जवाब जानना चाहते हैं तो आप 1 से लेकर 108 के बीच में एक नंबर लिख दें, क्योंकि कुंडली की डिटेल में आपको माई ज्योतिष ऐप पर ही पूरी डिटेल में बता पाऊंगा आपको, क्योंकि माई ज्योतिष ऐप ही आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम कर रहा है लाइव। मेरा जो प्रोग्राम कर रहा है और लोगों का भी करता है। तो माई ज्योतिष ऐप से जुड़ें और अपने बारे में जानें अच्छी तरीके से और भी डिटेल में। लेकिन कविता जी, आपने अपना सवाल नहीं लिखा। कविता जी, आप अपना सवाल बताएं। 3 सितंबर 2000। मैं आपकी कुंडली को भी फीड कर लेता हूं। बाकी हम किस चीज पे चर्चा कर रहे थे उसी चीज पे चलते हैं, जिस चीज पे। हाँ, 9 नंबर। आप मंगल का उपाय करें। ये जो भी है, दक्ष कुमार, आपका सवाल क्या है? और अपने गुस्से पे कंट्रोल करें आप। आपके रिश्ते सुधर जाएंगे, गुस्से को कंट्रोल करोगे तो। आपके रिश्ते सुधर जाएंगे अगर गुस्से पे। हाँ कविता जी, आपकी मैरिज पॉसिबल है। आपने नंबर तो लिखा नहीं, लेकिन आपकी मैरिज पॉसिबल है। हम जिस चीज पे चर्चा कर रहे थे अभी उसी चीज पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। क्योंकि जो हम चीज बोल रहे हैं, जिस चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर बात ना करें तो कैसे समझ में आएगा? दीपिका, 9 नंबर लिखा है आपने। 9 नंबर आर्मी के लिए ही होता है। मंगलवार को हनुमान जी की सेवा करें आप। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाएं, अपने गुस्से पे कंट्रोल करें, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभी आज हम बात कर रहे थे लव रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि मेरे पास जो सवाल आते हैं ना, वो इस प्रकार से आते हैं कि गुरुजी, क्या हमारा प्रेम विवाह में बदल सकता है? हमारी शादी हो सकती है? तो मैं कुंडली के नाड़ी नक्षत्र के अनुसार देख के बताता हूं कि अगर किसी की कुंडली में यदि पंचमेश और सप्तमेश एक ही नक्षत्र के स्वामी के अधीन है, तो दोनों का संबंध राहु केतु अक्ष से हो, तो यह इनके पूर्व जन्म का अधूरा बंधन है। यदि इनके नवमांश में सप्तमेश बलवान है, कोई भी है वो, तब वही प्रेम विवाह में परिवर्तित होता है। यानी कि नवमांश कुंडली के 7वें घर अगर बलवान हैं ये दोनों चीजें, तो तब प्रेम विवाह निश्चित है। और नाड़ी दोष या ग्रहों की नाड़ी भिन्न हो तो प्रेम गहरा होकर भी विवाह में नहीं बदलेगा। दूसरा सवाल, आजकल लोग बहुत सवाल करते हैं कि गुरुजी मेरा ब्रेकअप हो गया,
ये सवाल भी आता है, जबकि ब्रेकअप पूर्व निर्धारित होता है। जिया गौतम जी नमस्कार जी, नमस्कार, जय माता दी। आप अपना सवाल बताएं और 1 से लेकर 108 के बीच में एक नंबर लिखें, क्योंकि मैं यहाँ अगर कुंडलियाँ फीड करता रहूँगा तो मैं ऐसे जवाब नहीं दे पाऊंगा। आप सभी के एक सवाल का जवाब दूंगा, यस और नो में ये काम होगा या नहीं और क्या उपाय करना है। क्योंकि मैं जिस सब्जेक्ट को लेके बैठा हूं, इस सब्जेक्ट के ऊपर भी बहुत लोग आते हैं। जब भी हम कुंडली में दशा, क्योंकि ब्रेकअप का कारण बता देता हूं, जब दशा कर्म में पंचमेश की दशा समाप्त होती है और वही दशा अश्मेश या द्वादश की दशा आरंभ हो जाती है, तो याद रखना संबंधों में दूरी आती है। नेहा जी नमस्कार, जय माता दी। आपने 13 नंबर लिखा है, आपने सवाल साथ में लिख दिया करो नंबर के। तेरह नंबर जो है आपका, जो मन की इच्छा है, एक सवाल आपका रिलेशनशिप को लेकर, करियर को लेकर जो सवाल है, आपके रिलेशनशिप में थोड़ी उलझने चल रही हैं, आपका मन विचलित है, तो इसलिए सोमवार को शिव जी पे दूध और जल चढ़ाओ। वही चल रही ना, शिव जी पे दूध और जल चढ़ाओ। नौकरी के योग हैं, जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी। अभी हम बात कर रहे थे कि ब्रेकअप क्यों आता है, क्योंकि मैं सब्जेक्ट बहुत अच्छा लेके आया था। आज कल मोस्टली यही सब्जेक्ट चल रहा है। मैं 90% लोगों को देखता हूं कि मेरे पास सवाल ही यही आते हैं ज़्यादातर। आप ही का सवाल चल रहा है, जो सामने वाले ने धोखा दे दिया है, उसी के ऊपर बोल रहा हूं, आप सुनिए ध्यान से। तो जब दशा आरंभ हो जाती है इनकी, तो हमारे नाड़ी नक्षत्र में इसे ऋणानुबंध कहते हैं, लाल किताब में भी कहते हैं कि ऋण, वहां पे उसका ऋण समाप्त हो गया है, अर्थात कर्म का लेखा जोखा समाप्त हो गया है, इसलिए ब्रेकअप हुआ है। गुरुजी मैं जिया 7:30 के रिलेशनशिप 7:30 एकमा से सब कुछ टूट गया। एकमा बिहार। आपका सवाल है कि क्या वह वापस आ सकता है? एक नंबर लिखो, 1 से लेके 108 के बीच में। क्योंकि हम बात यही कर रहे थे अभी, ये जो सवाल चल रहा था, क्योंकि आपकी जो कुंडली के अनुसार है, कुंडली तो मैंने देखी नहीं, नंबर लिख दिया आपने, जो भी है आपके उससे डिटेल से भी बता रहा हूं थोड़ा सा। ये आपका पूरी तरह जो है आपकी दशा और गोचर पर निर्भर कर रहा है। आपका ये जो टूट गया सब कुछ, ब्रेकअप जो है राहु और शनि की दशा में हुआ है आपका। अगर गुरु और शुक्र की दशा आपके नजदीक आ रही है तो पुनर्मिलन की संभावना है, लेकिन आपकी कुंडली का अष्टम भाव और द्वादश भाव दोनों गहराई से दिक्कत कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे उसका आना थोड़ा सा नामुमकिन दिख रहा है। तो आप अपने आपको सुरक्षित रखें और आगे बढ़ें, क्योंकि ऐसे सवाल भी आते हैं कि क्या प्रेम सच्चा है।
तो प्रेम सच्चे की बात पे जब एक बात कहता हूं कि राहु, हमारी कुंडली में जब राहु और शुक्र आते हैं तो अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है, तीव्रता देता है। कभी कभी हम ऐसे हो जाते हैं लव रिलेशनशिप में कि हम पागल हो गए। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जिया जी, बिल्कुल भी वही शनि की बात आ गई आपकी कुंडली में, शनि का ही रोल चल रहा है, तो इसलिए आपका संबंध मुश्किल है और आप जिस पागलपन की हद तक जा रही हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि आपका प्रेम बहुत तेज जल रहा है। जो मैं सब्जेक्ट पे बात कर रहा हूं उस सब्जेक्ट पे, ये जो प्रेम की आग है बहुत जल्दी बुझने वाली है, इसलिए आप आगे बढ़े, अपने कैरियर पे ध्यान दें। क्योंकि आपका प्रेम सामाजिक बंधनों से ऊपर नहीं उठा, भ्रम और संदेह पैदा कर रहा है, इसलिए आपको मैं बता रहा हूं। और यहां पे जो सच्चा प्रेम मिलता है वो अलग ही उससे ग्रहों से मिलता है। जैसे सप्तम भाव में शनि हो, सवाल आया कि प्रेम जीवन खराब हो जाता है, बहुत से लोगों का सवाल है कि सातवें घर में शनि हो। मैं कहता हूं नहीं होता, शनि खराब नहीं करता, बल्कि शनिदेव परीक्षा लेते हैं। सप्तम घर में अगर शनि हो किसी के तो ध्यान रखें, शनि परीक्षा जरूर लेता है, विवाह देर से होता है, और जो भी संबंध होता है, रिलेशनशिप होती है, लव रिलेशनशिप होती है, वो जिम्मेदारी के साथ चलता है। ऐसा व्यक्ति हल्के संबंधों में नहीं पड़ता। अगर उसने किसी से प्रेम किया तो भी गंभीर होगा, पर उसकी परीक्षा अवश्य होगी, सक्सेस हो जाएगा। अब हम एक सवाल लेते हैं मंगल दोष का, ये भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं लव रिलेशनशिप में। मंगल जो है बहुत ही एनर्जेटिक और आक्रामक ग्रह है। मैं कभी भी ग्रहों को ये नहीं कहता कि ये पाप ग्रह है और ये पुण्य ग्रह है, क्योंकि ग्रहों को ये बोलना शुभ नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता कि पाप ग्रह है, ये ठीक नहीं है। मंगल एक एनर्जेटिक और आक्रामक है। मंगल यदि किसी के कुंडली में 5वें या 7वें घर को पीड़ित करता है तो संबंधों में झगड़े हो जाते हैं, चाहे वो भाई बहन के हों या किसी के भी हों। ये क्या नाम लिखा है आपने? शारिका। डेट ऑफ बर्थ, लव लाइफ में प्रॉब्लम है। एक सेकंड रुकिए, आपको बता देता हूँ, आपकी कुंडली को मैं फीड कर लेता हूँ और जवाब दे रहा हूँ। शारिका, आठ अप्रैल 1994, 9:20 सुबह। आपका जन्म स्थान क्या है? आपने जन्म स्थान नहीं लिखा है यहाँ पर, आप अपना जन्म स्थान लिखें। बाकी इतने हम बात कर रहे हैं। सुप्रिया ले 1995। एक सेकंड रुकिए, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं। ओम नमः शिवाय। अब देखिए, ये जो कुंडली आई है,
इसका मैं जवाब दे रहा हूँ हाँ या ना में। ओम। सुप्रिया जी, आपका जो कांटेक्ट है पार्टनर का, ये तो असंभव सा दिख रहा है हुगली वालों का। सुप्रिया जी, नो कांटेक्ट। बातचीत की संभावना है, लेकिन किसी मैसेज वगैरह के द्वारा है, लेकिन ये संबंध लंबा नहीं चलेगा आप दोनों का। आपकी कुंडली के अनुसार और ज़्यादा डिटेल में जानना है इसके बारे में तो माई ज्योतिष ऐप पर मुझसे संपर्क कर लो, मैं आपको बता दूंगा पूरा। तुलजापुर सारिका, सवाल क्या है सारिका आपका? ग्रहण योग, मन विचलित, कंफ्यूजन की स्थिति है, तो इसलिए आप अपना सवाल बताइए जल्दी सी सारिका जी, यस और नो में जवाब दूंगा। ओम नमः शिवाय। सारिका जी, आपके प्रेम संबंध में जो कठिनाई है वो गुरु और आपका शत्रु राशि में है, और राहु की दृष्टि के चलते ऐसा हो रहा है। तो आप शुक्र का जाप जरूर करें, तो कुछ संभावनाएं बन सकती हैं आपकी लव प्रॉब्लम दूर होने की। शुक्रवार को ये करें, संभावनाएं बन सकती हैं। बाकी डिटेल में जानना है तो आप मुझसे माई ज्योतिष ऐप पर भी संपर्क करें। हरिओम। मैं एक बहुत अच्छी कुंडली पे चर्चा कर रहा था, फिर मैं उसी चीज पे आता हूं, क्योंकि मैं कुंडली को दो तरीके से देखता हूं, नाड़ी नक्षत्र से भी, और नाड़ी नक्षत्र का मैं बहुत अच्छा मानता हूं। मेरा सवाल था यहाँ पर, मैं खुद ही बता रहा था आपको कि अगर कुंडली में केतु पंचम या सप्तम भाव में हो तो वह क्या संकेत देता है? क्योंकि केतु एक मोक्ष कारक ग्रह है, और केतु के नक्षत्र कई हैं, रोहिणी, अनुराधा, रेवती, इन नक्षत्रों से जुड़ा है केतु अगर कुंडली में पंचम या सप्तम भाव में, तो प्रेम आत्मिक स्तर का होता है, जिसको कहते हैं सोलमेट। लेकिन उस प्रेम को संसार में स्थिरता बहुत कम मिलती है। ऐसा प्रेम त्याग सिखाता है, यहां पर एक दूसरे का त्याग हो जाता है। अब हमारा सवाल आता है, क्या हम नक्षत्रों से प्रेम का स्वभाव जान सकते हैं कि हमारा पार्टनर कैसा है? किस नक्षत्र से हम उसके स्वभाव को जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं हम कुंडली से कि प्रेमी का स्वभाव कैसा है,
या पति का स्वभाव कैसा है? नेहा जी आप 1 से लेके 108 के बीच में एक नंबर लिखें। ओ सॉरी, शिवम कश्यप, नाम नेहा कश्यप। अब आप ये बताइए शिवम कश्यप जी, आप नेहा के भाई हैं कि कौन है? 1 से लेके 108 के बीच में एक नंबर लिख दो। आपने पूछा शादी कब होगी, मैं जवाब दे दूंगा। हरिओम। ओम नमः शिवाय। नमामि तातिशंकरं सुरभ्यं चंद्रशेखरं, नमो उमा महेश्वरं तुमीकमीक स्वं सुभक्त कल्पपादुपम दैत्यादि नमामि च प्रेम मंगलम जगद्गुरुं च शाश्वतम। नेहा कश्यप की जो शादी है नवंबर 2026 से लेकर मार्च 2027 के बीच में होगी। शिवम जी बता दिया नेहा कश्यप की शादी का आपको योग। अभी हम चर्चा कर रहे थे जिस चीज पे उसी पे चर्चा करते हैं कि क्या नक्षत्र भी, नक्षत्रों से हम किसी के स्वभाव को जान सकते हैं, चाहे वो प्रेमी है, पति है, बॉयफ्रेंड है, कोई भी है। तो मेरा जवाब यहां पर हाँ है, हम कुंडली के नक्षत्रों से जान सकते हैं। यदि चंद्रमा मृगशिरा में हो तो ऐसा व्यक्ति प्रेम में खोज बहुत करता है, खोजी प्रेमी कहलाता है ऐसा व्यक्ति। वो बहुत खोज करता है। अगर यदि चंद्रमा रोहिणी में हो तो उसका प्रेम बहुत गहरा आसक्ति वाला होता है, जो कहते हैं ना कि बहुत आत्मा से जुड़ गया। वीर जी आपने सवाल लिखा है बेबी कब होगा, तो एक तो यहां पर कुंडली की पूरी डिटेल डालिए, यहीं पे शेयर कर दीजिए और 1 से लेके 108 के बीच में एक नंबर लिख दीजिए। बाकी डिटेल डालनी है तो आप मुझे 14 नंबर, इनको मेडिकली टेस्ट कराओ पहले, और इनको पितृदोष है उसका उपाय करवाइए। पितृदोष का उपाय होते इनको बेबी हो जाएगा 26-27 के, उसमें 26 के लास्ट से लेकर 27 में बेबी होने की संभावना है इनकी। तो हम जिस चीज के ऊपर चर्चा कर रहे थे उसी पे चर्चा करते हैं। फिर अगर चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है तो प्रेम बहुत गहरा हो जाता है, और यदि चंद्रमा विशाखा नक्षत्र में हो तो वो प्रेम अपने लक्ष्य को पा लेता है, उसको बोलते हैं लक्ष्य पूर्ण प्रेम, क्योंकि नक्षत्र ही हमारे प्रेम की शैली को बताते हैं। तनिषा, तनिषा जी कैरियर कैसा है आपने पूछा। बेटा अभी पढ़ाई पे ध्यान दो आप, और 1 से लेके 108 के बीच में एक नंबर लिखो। तनिषा बेटा कैरियर के लिए आप 1 से 108 के बीच में एक नंबर लिखो। तो जो हम नक्षत्रों पे चल रहे थे तो प्रेम के उसमें कल हम चर्चा करेंगे कैरियर को लेके भी। आज थोड़ा सा हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन मैं सभी सवालों के जवाब दे भी रहा हूं। बाकी जिस किसी को जो जानना है वो माय ज्योतिष ऐप पे मुझसे संपर्क कर सकता है, क्योंकि माय ज्योतिष ऐप जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म जो है लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए यहां पर 1 से 1 लोगों को लेकर आया है। इसमें 1 से 1 अच्छे से अच्छे लोग भी हैं। बेटा 7 नंबर लिखा है तुमने, तुम्हारा कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। थोड़ा सा अपने आप पे ध्यान दो, अपने मन को थोड़ा कंट्रोल करो। तो हम प्रेम की जो बात कर रहे थे, कुंडली में हमारे नक्षत्र भी प्रेम की शैली को बताते हैं। ये जो सवाल है
काका शरण बेबी कब होगा, इनकी पूरी डिटेल और 1 से लेकर 108 के बीच में एक नंबर डाल दीजिएगा। अब हम यहां पर एक छठा सवाल लेकर फिर आए हैं। क्या प्रेम को 2 जन्मों का संबंध मान सकते हैं कि ये पिछले जन्म का संबंध भी है? ये हमारी कुंडली हमें बताती है, 100% बताती है। अगर हम कुंडली के लग्नेश और सप्तमेश को देखें और एक दूसरे के नक्षत्र में ये दोनों हों या राहु केतु उन पर दृष्टि दे रहे हों, तो स्पष्ट है कि ये कार्मिक पुनर्मिलन है, यानी कि पिछले कर्मों का कोई ना कोई मिलन है। नाड़ी नक्षत्र से पुनर्भोग योग कहती है। 17 नंबर, आप मुझे एक चीज बताइए, आपको मेडिकल प्रॉब्लम क्या है? तो ये योग भी एक बहुत बड़ा योग है। और सवाल ये भी आता है, आजकल सबसे ज्यादा सवाल ये आता है कि विवाह में देरी क्यों? मेरा विवाह नहीं हो रहा है, काफी टाइम हो गया, बहुत से लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, देरी हो गई है, काफी टाइम से देख रहा हूं, अभी भी थोड़ी देर पहले भी आई थी। नेहा आहिरिया जी नमस्कार, जय माता दी, कैसी हैं आप? आपका सवाल क्या है? 10 नंबर आपने लिखा है। तो विवाह में देरी हम कुंडली में कैसे देखते हैं और कैसे बताते हैं लोगों को? मैं नाड़ी नक्षत्र की बात कर रहा हूं। यदि कुंडली में सप्तम शनि का नक्षत्र है और दशा क्रम में शनि है तो शनि विलंब दे रहा है, यानी कि शनिदेव यहां पर विलंब दे रहे हैं। विवाह देर से होगा परंतु विवाह स्थिर और दीर्घायु होगा। मैं शॉर्ट रूप में जवाब दे रहा हूं आपको, विवाह स्थिर और दीर्घायु होगा। अब सवाल ये भी आता है, बहुत से आजकल आते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज होगी कि नहीं। ये भी कुंडली के 7वें भाव और उसके स्वामी राहु नक्षत्र में हो और गुरु निर्बल हो, यानी कि कमजोर हो, तो व्यक्ति सामाजिक मर्यादा से परे जाकर विवाह करेगा, इंटरकास्ट मैरिज करेगा। और ये भी सवाल आता है कि उसने मुझे धोखा दे दिया, अभी थोड़ी देर पहले आया था कि सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। धोखा क्यों मिलता है हमें लव रिलेशनशिप में, प्रेम संबंधों में या शादी में? तो धोखा भी एक पूर्व संकेतित होता है नाड़ी नक्षत्र के हिसाब से, क्योंकि शुक्र राहु नक्षत्र में हो तो चंद्रमा पाप कर्तरी में होता है हो, तो व्यक्ति भ्रमित डिसीजन ले सकता है। और यहीं पे उसकी नाड़ी कहती है कि धोखा भी कार्मिक संतुलन का भाग है, यानी कि उसका कुछ ना कुछ ऐसा कर्म था जिसके कारण ये हुआ है। हम इस पे और लंबी चर्चा करते हैं थोड़ी सी, धोखे वाले सब्जेक्ट पे। शिव शंभू, इस पे मैं जो चर्चा कर रहा था नाड़ी नक्षत्र के, उस पे कि धोखा, आजकल ये सवाल बहुत आ रहा है ना, तो इसलिए इस पे मैं थोड़ी सी लंबी चर्चा करना चाहूंगा। बाकी अगर किसी को अपने बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है तो मुझसे माई ज्योतिष ऐप पे ही संपर्क करें। मैंने बोला है कि मैं एक सवाल का जवाब जरूर दूंगा और दे भी रहा हूं। धोखा क्यों मिलता है, किस कारण मिलता है, तो मैं आज आपको बता दूं, धोखा कभी भी अचानक नहीं होता। भ्रम, अस्थिरता, कुंडली में जो होती है, और कार्मिक असंतुलन, ये संकेत अवश्य देते हैं कि कहीं ना कहीं आपको धोखा मिलेगा। धोखा अचानक नहीं होता, वह ग्रहों की जो सूक्ष्म संकेत से पहले ही जन्म ले चुका होता है।
धोखा जो कुंडली में होता है वो सूक्ष्म संकेतों से ग्रहों के पहले ही जन्म ले चुका होता है। अगर शुक्र राहु नक्षत्र में हो तो शुक्र प्रेम, अट्रैक्शन, संबंध और दाम्पत्य का कारक है। यदि शुक्र राहु के नक्षत्र में चला जाए जैसे स्वाति, शतभिषा, आर्द्रा, तो प्रेम में तीव्र अट्रैक्शन, असामान्य खिंचाव और मोह पैदा होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति सामने वाले के वास्तविक रूप को नहीं देखता बल्कि कल्पना बना लेता है और उस कल्पना में खो जाता है। राहु यहां पे क्या करता है कि वह जो सच्चाई होती है, वास्तविकता होती है, उस पर पर्दा डाल देता है। इसलिए ऐसे योग में व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है। छिपे हुए संबंधों की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, गुप्त संबंधों की, सोशल मीडिया के द्वारा संबंध, दूर संबंध, गुप्त अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बन जाते हैं। पहले जुनून, बाद में भ्रम की स्थिति बन जाती है। यहां धोखा कभी सामने वाला नहीं देता, कभी हम सोच ले कि हमें सामने वाला ही धोखा देता है। इससे क्या होता है, कई बार व्यक्ति स्वयं अपने भ्रम का शिकार हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। राहु जो है भ्रम देता है, मेंटली स्ट्रेस देता है, कई चीजें ऐसी है कि जिसके कारण आदमी स्वयं भी भ्रम हो जाता है। अब मैंने यहां पे जिक्र किया था आपसे चंद्रमा का पाप कर्तरी। अगर चंद्रमा पाप कर्तरी में हो तो पाप कर्तरी को सबसे पहले हम जान लेते कि पाप कर्तरी योग का अर्थ क्या है। पाप कर्तरी योग का अर्थ है चंद्रमा के दोनों ओर पाप ग्रह। हालांकि मैं पाप ग्रह कहता नहीं, क्रूर शनि, राहु, मंगल, केतु हो तो ये योग बनता है। चंद्रमा मन है, यदि मन में दबाव हो और मन दबाव में घिरा हो तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करता है अपने आप को। ऐसी स्थिति में उसको क्या होता है, संदेह बढ़ जाता है, छोटी बात बड़ी लगने लग जाती है, भावनात्मक अस्थिरता आ जाती है, गलत डिसीजन लिए जाते हैं। सोचिए, जब शुक्र भ्रम में हो तो राहु प्रभावित करता है और चंद्र दबाव में हो तो पाप कर्तरी योग बनता है। तो संबंध स्थिर कैसे रहेगा? संबंध स्थिर रहेगा ही नहीं। यही धोखे जैसी घटनाएं जन्म लेती है। अब इसमें नाड़ी क्या कहती है? नाड़ी के दृष्टिकोण से अगर मैं इसको देखूं तो इसको ऋणानुबंध संबंध भी कहते हैं। अर्थात इसमें क्या होता है कि हर एक संबंध एक कार्मिक ऋण से बंधा होता है, चाहे वो माँ बेटी का हो, माँ बेटे का हो, भाई बहन का हो, भाई बाप बेटे का हो, पति पत्नी का हो। हर कोई संबंध किसी ना किसी कर्म से बंधा हुआ होता है, ये सभी को पता होगा। तो कभी कभी धोखा जो मिलता है हमें इसलिए मिलता है क्योंकि पिछले जन्म का कोई ना कोई असंतुलन हमारा बैलेंस होना होता है, संतुलित होना होता है। तो इसलिए भी हमें धोखा मिलता है। नाड़ी यहाँ पे कहती है कि धोखा जो मिलता है किसी को वो सजा नहीं है, वो उसके कर्मों का जो संतुलन का एक माध्यम है। उसके कर्मों का जो संतुलन था उसका एक माध्यम बन गया, उसके कर्मों को संतुलित कर गया। कहते हैं कि यदि सप्तमेश अष्टम भाव से जुड़ा हो या राहु केतु सप्तम अक्ष को प्रभावित कर रहा है तो संबंध में परीक्षा बहुत होती है, संबंध परीक्षा में पड़ जाता है। अब कभी कभी सवाल यह भी आ जाता है कि क्या राहु और शुक्र योग धोखा देते हैं? नहीं, राहु और शुक्र योग धोखा नहीं देते। यदि गुरु की दृष्टि हो या नवमांश में शुक्र मजबूत हो तो राहु का भ्रम ज्ञान में बदल जाता है।
ये एक बहुत गहरी बात बताइए आपको। ऐसी स्थिति में व्यक्ति अनुभव जो प्रैक्टिकल करता है उनसे बहुत कुछ सीखता है और भविष्य में एक मजबूत और स्थिर संबंध उसका बनता है। धोखे के जो संकेत दिखते हैं ना, उसके बारे में बताता हूं कब दिखते हैं। शुक्र, राहु या केतु से ग्रसित, चंद्रमा पाप कर्तरी में जब ये हो, सप्तम भाव पर राहु दृष्टि, नवमांश में सप्तमेश, निर्बल, दशा में राहु शुक्र या राहु चंद्र, इन संकेतों में व्यक्ति या तो धोखा देता है या स्वयं भ्रम का शिकार हो जाता है। रूपाली, अंकित, एकम जी, रूपाली जी 26 दिसंबर 1986 मैरिड लाइफ। आप मैरिड लाइफ के बारे में क्या जानना चाहते हैं, आप थोड़ा सा मुझे बताएं और आप अपना टाइम भी लिखें या 1 से लेकर 108 के बीच में एक नंबर लिखें यहाँ पर। आप 1 से लेकर 108 के बीच में एक नंबर भी लिख दें और मैं आपको अभी जो बात बोल रहा था उस पर चर्चा कर रहा हूं। इस चीज का मैं समाधान भी दे रहा हूं। अगर शुक्रवार को शुक्र शांति कर ली जाए और राहु के लिए नारियल चलते पानी में प्रवाह किया जाए, चंद्र शांति सोमवार को शिव जी पे दूध और जल चढ़ाया जाए, तो सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। धोखा भाग्य नहीं होता, ग्रहों का असंतुलन है। यानी कि कुंडली में हमारी, बहुत से लोग सोच लेते हैं कि हमारे भाग्य में धोखा लिखा, नहीं, ये हमारी कुंडली के ग्रहों के अनुसार पहले से विधि लिखित है। कुंडली हमें संकेत देती है कि भ्रम से सावधान रहो, भावना में डिसीजन मत लो। हम भावनाओं में बैठ के डिसीजन ले लेते हैं, कभी कभी तो हमें बहुत नुकसान दे देते हैं। इसलिए बड़े लोगों ने कहा है कि भावुक होकर किसी को वचन मत दो और क्रोध में होकर किसी को बद्दुआ मत दो। तो भावना में डिसीजन कभी मत लेना चाहिए। आपको जागरूकता होनी चाहिए, आप जागरूक हो जाएं तो यही योग धोखे की जगह गहरी समझ में बदल जाता है और आत्मिक परिपक्वता यानी कि हमारी विल पावर बहुत अच्छी हो जाती है। जहां राहु भ्रम देता है वहीं गुरु ज्ञान भी देता है। कुंडली में मैं आज आपको बता दूं, राहु भ्रम, खाली भ्रम के साथ साथ पैसा भी बहुत देता है। राहु रिश्ते भी बहुत अच्छे। आप 1 से लेके 108 के बीच में एक नंबर लिखिए, मैं आपके सवालों का जवाब दूंगा, एक सवाल का जवाब दूंगा।